हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल। मैं हूं आपकी हिंदी के एजुकेटर डॉक्टर अलका। आज जिस टॉपिक को हम कंप्लीट करने वाले हैं वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। उसके अंतर्गत जो आदिकाल आता है और इतिहास लेखन की जो परंपरा आती है उससे क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं जो हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। आज हम उन प्रश्नों को देखेंगे। ये जो प्रश्न है ये आपके PYQs है, यानी कि पूर्व प्रश्न पत्रों में पूछे गए प्रश्न हैं। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो अक्सर आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी, अन्य जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं उसमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं आदिकाल और इतिहास लेखन परंपरा में कौन कौन से प्रश्न ऐसे महत्वपूर्ण हैं जो पूछे जाते हैं। इस पीडीएफ में आपको 100 प्रश्नों की संख्या मिलेगी और कोशिश करेंगे कि हम 1 घंटे के भीतर ही इन प्रश्नों को सॉल्व कर लें ताकि आपका समय बच जाए और आप अन्य टॉपिक्स जो है उसको कंप्लीट कर पाए। तो आइए चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें पूछा गया है कि इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी संबंधित जो कथन है इस ग्रंथ के संबंध में वो कौन सा है। इसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसी ग्रंथ के जो रचनाकार है उनसे ही संबंधित एक प्रश्न आपका एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 में पूछा गया है। जो जून 2025 में आपका एग्जाम हुआ है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। जो गारसा दत्तासी हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि ये जो रचना है, ये जो ग्रंथ है, इसका एक प्रकाशन आया था 1839 में और उसका दूसरा भाग आया था 1847 में। ये प्रथम संस्करण था। ये प्रथम संस्करण था। और जो इसका दूसरा संस्करण आया था, जो इसका दूसरा संस्करण आया था, दूसरा संस्करण वो आया था 1871 में और प्रश्न आपसे यही पूछा गया था। तो इसमें दूसरा भाग और दूसरा संस्करण, इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न कि इसके रचनाकार फ्रेंच विद्वान गारसा दतासी है। क्या ये कथन असत्य है? नहीं, ये कथन सत्य है। यह मूलतः अंग्रेजी भाषा में है? नहीं, यह मूलतः किस भाषा में है? ये फ्रांसीसी भाषा में है। और इसमें हिंदी उर्दू के कवियों का वर्णन वर्ण क्रम अनुसार है, यानी ABCD ऐसे फॉर्म में दिया है। जैसे अ से अमीर खुसरो, ब से बिहारी, सी से अन्य कवि, डी से जैसे आपके कोई और उनका नाम हो जैसे कि देव, ऐसे इनका क्रम वर्ण क्रम अनुसार दिया हुआ है। अगला देखते हैं, यह 2 भागों में क्रमशः, ये सही है। तो उत्तर आपका होगा बी। ब, शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ जो शिव सिंह सरोज है जो उसकी जो रचना पूछी गई है या प्रकाशन कब हुआ, तो आपका उत्तर होगा 1883। अगला प्रश्न हम देखते हैं, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसके संबंध में गलत कथन हमको यहाँ पर छांटना है। तो इसकी रचना 1888 में हुई, ये सत्य है। यह मूलतः अंग्रेजी भाषा में है, ये भी सत्य है। इसमें लगभग 863 कवियों का वर्णन है, देखते हैं। और इसमें भक्ति काल को स्वर्णयुग की संज्ञा दी गई है, ये सत्य है। जो आपका सी उत्तर है तो इसमें आना चाहिए, इसमें 863 है वो गलत है। आपका उत्तर यहाँ पर होना चाहिए 952 कवियों का। इसमें जो वर्णन है वो संकलित है, जिसमें से जो 886 जो कवि हैं उनका वर्णन कहाँ से लिया गया है। जो पूर्व में हमने देखा था शिव सिंह सरोज है, उससे इनका जो आधार है वो लिया गया है। ठीक है, अगला हम देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के तत्वाधान में जो दिए गए क्या थे व्याख्यानों का संग्रह किसमें संकलित है। हिंदी साहित्य का आदिकाल? नहीं। हिंदी साहित्य का सॉरी हिंदी साहित्य का आदिकाल, आधुनिक हिंदी साहित्य,
हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास या हिंदी साहित्य। तो पहले आप देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य, अगर हम ये पुस्तक ही देखें तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। आलोचनात्मक इतिहास, ये भी किस हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। ये किसकी रचना है? ये है रामकुमार वर्मा की। ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। तो उनकी जो रचना है हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य की भूमिका, एक अन्य पुस्तक है। ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के तत्वाधान में दिए गए 5 व्याख्यानों का क्या है, ये संग्रह इसमें संकलित है। अगली पुस्तक, अगले प्रश्न को हम देखते हैं। आदिकाल के बारे में किसने कहा है कि शायद ही भारतवर्ष में साहित्य के इतिहास में इतने विरोधी और व्याघातों का युग कभी आया होगा। यानी कि आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है? तो ये कहा है आपको आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर। नैतिक और धार्मिक या आध्यात्मिक उपदेशों को देखकर यदि हम ग्रंथों को साहित्य सीमा से बाहर निकालने लगेंगे तो हमें आदि काव्य से भी हाथ धोना पड़ेगा, तुलसी रामायण से भी अलग होना पड़ेगा, कबीर की रचनाओं को भी नमस्कार कर देना पड़ेगा और जयसी को भी दूर से दंडवत करके विदा कर देना होगा। ये किस आलोचक का कथन है? महत्वपूर्ण है ये, और ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है, पहले तो एक प्रश्न ये बनता है कि ये किसका है, दूसरा है ये कितने प्रकरणों में है। तो प्रश्न से ही आपके 2 प्रश्न बन जाते हैं। तो ये है राम कुमार वर्मा का आलोचनात्मक इतिहास, और इसकी रचना जो 7 प्रकरण में हुई है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि जो 7 प्रकरण में रचना हुई है, तो इनमें से कौन सा है जो गलत है? उनके जो प्रकरणों का नाम है वो इनमें से कौन सा गलत है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो पहली बात तो आप ये देखिए कि ये जो प्रश्न है इसी से संबंधित अभी आपका एक प्रश्न और आएगा जो इसी से संबंधित होगा। चलिए आइए हम देखते हैं कौन सा प्रकरण है। अगर हम पूरे प्रकरणों की बात करें और आपको यदि नहीं पता है, तो जो पहला प्रकरण था, कुल 7 प्रकरण थे, जिसमें से पहला प्रकरण जो था उसका नाम था संधिकाल। संधिकाल। दूसरा प्रकरण था उसका नाम था चारण काल। तीसरा प्रकरण जो था उसका नाम था भक्ति काल की अनुक्रमणिका। भक्ति काल की अनुक्रमणिका। जो चौथा था उसका नाम था भक्ति काल संत काव्य। जो 5वां प्रकरण था उसका नाम था प्रेम काव्य। जो 6वां प्रकरण था उसका नाम था राम काव्य, और जो 7वां प्रकरण था उसका नाम था कृष्ण काव्य। तो अगर इस दृष्टि से हम देखें तो आपका ये वाला उत्तर क्या है? ये गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि भाई एक प्रश्न आपका इससे संबंधित और आएगा अभी। 8वां प्रश्न हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य सम्मेलन की रिपोर्ट मिश्र बंधु, विनोद और शिव सिंह सरोज जैसे ग्रंथों की सहायता से 96 पृष्ठ की हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास से संबंध रखने वाली एक छोटी सी पुस्तिका प्रकाशित हुई थी। ये किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी आपकी बद्रीनाथ भट्ट ने। अगला देखते हैं, हिंदी के मुसलमान कवि, ये जो एक रचना है इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं गंगा प्रसाद सिंह। पृथ्वीराज रासो को घटना कोश किसने कहा है? तो किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। अगला प्रश्न, जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधार ग्रंथ के रूप में लगभग कितनी रचनाओं का संदर्भ दिया है? जॉर्ज ग्रियर्सन की जो पुस्तक थी, कौन सी? ये द मॉडर्न वर्नाक्युलर, उसमें उन्होंने पूछा कि इतिहास ग्रंथ के रूप में कितनी रचनाओं का संदर्भ दिया है? तो ये उन्होंने दिया है 17। अगला हम देखते हैं प्रश्न संख्या 12। मैं इस्लाम के महत्व को नहीं भूल रहा हूं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का जो इतिहास है कितने अध्यायों में लिखा गया? वेरी इंपॉर्टेंट। जो नगेंद्र द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है
उसमें आपके जो अध्याय हैं वो हैं कुल 17। मूल पुस्तक में अगर आप जाके देखेंगे तो आपको कितने अध्याय मिलेंगे, उसमें 17 अध्याय मिलेंगे। आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 14 कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो दीर्घ परंपरा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कार्य उसका वह मध्यवर्ती प्रकाश स्तंभ है जिसके समक्ष सभी पूर्ववर्ती प्रयास आभाशून्य प्रतीत होते हैं, साथ ही सभी परिवर्ती प्रयास उसके आलोक से आलोकित होते हैं। किसने कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। ठीक है। रामकुमार वर्मा द्वारा रचित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कितने प्रकरणों में विभक्त है? अभी हमने आपको बताया, ये है 7। नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का जो वृहत इतिहास है कितने खंडों में विभक्त है? तो वो है 16। पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? तो ये लिखा है श्री चंद्रकांत बाली ने। आदिकाल के नामकरण के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया है, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य आदिकाल नाम दिया है, और विश्वनाथ मिश्र ने संधि काल नाम नहीं दिया है। इन्होंने नाम दिया है वीर काल। अगला देखते हैं, कौन सी वीर गाथात्मक है रचना? वीसलदेव, कीर्तिलता, विद्यापति या खुसरो की पहेलियां? तो ये तो बिल्कुल डेफिनेटली नहीं हो सकती। ये जो बीसलदेव रसो है और कीर्तिलता, इनमें से जो आपका उत्तर होगा वो होगा आपका कीर्तिलता, जो विद्यापति की रचना है। क्योंकि वीसलदेव में जो प्राथमिक रस है वो श्रृंगार है। कौन सी रचना आदिकाल के जैन साहित्य में सम्मिलित नहीं है? वर्ण रत्नाकर, भरतेश्वर बाहुबली रास, ये है श्रावकाचार्य देवसेन की है, चंदन बाला रास आसगू की है। जो ज्योतिरीश्वर ठाकुर की जो वर्ण रत्नाकर है ये नहीं है, ये क्या है? ये व्याकरण संबंधी है। कवि स्वयंभू की कौन सी रचना अपूर्ण रह गई थी? तो उनकी जो ये पयुम चर्यू है, ये जो रचना है ये अपूर्ण रह गई थी, और इसकी पूर्ण इसको जो पूर्णता दी थी वो इनके पुत्र ने दी थी। ठीक है, किसने दी थी? इनके पुत्र ने दी थी, जिनका नाम था जल्लण। असगु कवि द्वारा 1200 ईस्वी में रचित चंदन बाला रास कितने छंदों का खंड काव्य है? तो ये है आपका 35 छंद का खंड काव्य, 35 छंदों का। जो 1231 यानी 1231 में जो जैन ग्रंथ रेवंत गिरिदास लिखा गया था, ये किस कवि का है? तो ये है विजय सेन सूरी का। आसगू का बता ही दिया, चंदन बाला रास। और जिन धर्म सूरी, ये भी आपके जो जैन साहित्य के बहुत ही प्रमुख रचनाकार थे। और अगर हम रास परंपरा में देखें, रास परंपरा में हम देखें तो हमें देवसेन, शालिभद्र सूरी, विनय चंद्र सूरी और विजय सेन सूरी आदि जो रचनाकार है हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला हम देखेंगे प्रश्न, जो प्रश्न है आपका पृथ्वीराज रासों के संस्करण और उसमें जो निहित छंद है उससे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। प्रथम संस्करण में 16,306, द्वितीय संस्करण में 7,000, तृतीय संस्करण में 3,500 और जो चौथा संस्करण है उसमें 1,800 छंद दिए गए हैं। ये आपको दिया गया है ऑप्शन, और आपको इसमें से छांटना है कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो अगर आप देखेंगे इसमें तो आपको दिखेगा ये जो 1,800 छंद है ये क्या है? ये उत्तर आपका यहाँ पर गलत है। अगला हम देखते हैं अगला प्रश्न। अभी तक हमने करीब करीब 24 प्रश्नों को देखा है, और 24 प्रश्नों में हमने जो मिला जुला जो स्वरूप देखा है
वो देखा है कि हमें लेखन परंपरा और जो आदिकाल है इनसे संबंधित रचनाएं, रचनाकार और जो मुख्य मुख्य तथ्य हैं वो हमको यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। यहाँ पर जो दिया गया है कि जो चौथा संस्करण है इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो इसमें 1800 नहीं थे, इसमें थे आपके 1300 छंद थे। जो चौथा, जो इसको क्या कहते हैं, लघुत्तम संस्करण भी कहते हैं, इसको लघुत्तम संस्करण कहते हैं, इसको लघु संस्करण कहते हैं, और इसको मध्यम संस्करण कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, वृहत संस्करण या वृहत्तर संस्करण भी इसको कहते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पृथ्वीराज रासो के संस्करण वो जहां वे संग्रहालय में सुरक्षित हैं असंगत हमको बताना है। तो जो प्रथम संस्करण है उनका वो उदयपुर संग्रहालय में है, द्वितीय संस्करण अबोहर व बीकानेर संग्रहालय में, तृतीय संस्करण बीकानेर संग्रहालय में, और चतुर्थ संस्करण जो है वो जयपुर संग्रहालय में। ये यहाँ पर आपको पूछा गया है। तो इसमें जो आपका गलत उत्तर होगा वो होगा आपका चौथा, यानी कि चतुर्थ संस्करण जयपुर संग्रहालय में यहाँ पर नहीं है। अगला हम देखते हैं, अगला यहाँ पर आएगा आपका प्रश्न संख्या 26। रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्धर्य जिमि पृथ्वीराज सुजस कवि चंद्र कृत नंद उद्धर्य तिमि, ये किस महाकाव्य से है? तो देखिए प्रश्न अभी हमने देखा है, हमने अभी ऑप्शन भी नहीं देखे, तो इसमें हमको क्या क्या दिख रहा है, पृथ्वीराज यानी पृथ्वीराज, चंद्रकृत यानी चंद से, चंद यहाँ ये चंद से हमें चंद बरदाई दिख रहा है, तो इसका उत्तर आपका होना चाहिए पृथ्वीराज रासो, और वही महाकाव्य के संदर्भ में ये सत्य है। शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम देने के लिए कितनी रचनाओं का उल्लेख किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप आदिकाल देखते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक सबसे प्रामाणिक यहाँ पर मानी जाती है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने ग्रंथों की या कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है? तो उन्होंने किया है 12। कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है उन्होंने? उन्होंने 12 रचनाओं का उल्लेख किया है। अभी जैसे जैसे प्रश्न आएगा हम उसको आगे आपको बताएंगे कौन कौन सी रचनाओं का उन्होंने उल्लेख यहाँ पर किया है। चलिए देखते हैं हम। इसमें मैं आपको यही बता देती हूँ कि दो, जो 12 माने थे रचना, वो उसमें से अगर हम दो देखते तो एक मानते हैं उन्होंने भाग किया था अपभ्रंश काव्य का, और एक भाग किया था उन्होंने उसी में देश भाषा काव्य का। तो अपभ्रंश में जो रचनाएं थी वो थी विजयपाल, हम्मीर रासो, और कीर्तिलता, और कीर्ति पताका। ठीक है, और जो देश भाषा काव्य में ये 4 हो गई यहाँ पर, और बाकी कितनी बची हमारी? 8। तो 8 में थी खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां, और विद्यापति की जो पदावली थी। तो यहाँ कितना हो गया? 4, 3 7 और 1 8। ये यहाँ पर 8, ये तो ये 12 रचनाओं के आधार पर उन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया था आदिकाल का। अगला हम देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास, प्रश्न संख्या देखते हैं हम 29। 29 में हम देखते हैं कि सर्वसम्मति से हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसको माना जाता है? तो ऑप्शंस में देखते हैं, देवसेन, सरहपाद या पुष्य। तो जो देवसेन है इनको हम इसमें उत्तर होना चाहिए आपका सरहप्पा। इसमें उत्तर आएगा आपका क्या? सरहप्पा। अगला हम देखते हैं, अगला हम देखते हैं कि जो सरहप्पा आएगा आपका उत्तर यहाँ पर। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान कौन है?
कौन है आपके? तो ये है राहुल सांकृत्यायन। कौन सी आदिकाल के गद्य साहित्य की रचना नहीं है? तो वर्ण रत्नाकर, राउरवेल और उक्ति व्यक्ति प्रकरण। जो देवसेन की श्रावकाचार्य है, जैन साहित्य के अंतर्गत आती है, ये आपकी गद्य की रचना नहीं है। रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में गलत क्या है? तो गारसा दत्तासी ने राजसूय से माना है, रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रसिक से नहीं माना है, चंद्रबली पांडे ने रासक से माना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी रासक से ही माना है। तो उत्तर हो जाएगा आपका स। आदिकाल साहित्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है, सत्य। दोहा कोश और चर्या गीत की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। चर्या पद एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठानों के जो समय है वहां पर गाए जाते, सत्य। आदिकाल बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोशों के साथ साथ चर्या पदों की रचना की, सत्य। उत्तर आपका ये गलत होगा, अंतर है इसमें। दोहा कोश और चर्या गीत की जो भाषा शैली है इसमें अंतर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 34। हिंदी साहित्य का जो आरंभ है तो 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार कौन से हैं? अगर हम 693 ईस्वी अगर हमसे पूछा जा रहा है तो हम अगर इसमें 57 जोड़ दें तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका, इसका उत्तर आना चाहिए आपका यहां पर 750 संवत। यहां से हिंदी साहित्य का आरंभ मानने वाले जो इतिहासकार हैं वो हैं आपके राम कुमार वर्मा, जिनका हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है। और ये प्रश्न आपसे पूछा भी जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? सरहप्पा को माना है, सरहपाद को माना है। राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल प्रारंभिक को किस या किन नामों से संबोधित किया है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। तो इन्होंने उसको संधि काल या चारण काल नाम दिया है। आदिकाल तो नाम दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, वीर काल नाम दिया है विश्वनाथ सिद्ध सामंत काल। संधि और चाणक्य, ऑप्शन विकल्प दा जो है वो आपका सही होगा। आदिकाल के जो कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर किस कवि में हुआ? तो ये हुआ आपका कबीर में। अगला प्रश्न, बौद्ध सिद्ध के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थिति ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार की। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका ऑप्शन अ यानी कि रामकुमार वर्मा का। नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित जो पृथ्वीराज रासो है संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन से हैं? चलिए बहुत अच्छा प्रश्न आया आपका। तो ये है कर्नल टॉड। अगर हम पृथ्वीराज रासो काव्य की बात करें तो इसमें 3 वर्ग बनते हैं, एक जो इसको प्रमाणिक मानते हैं, एक जो इसको अप्रमाणिक मानते हैं और एक वर्ग है जो इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, ठीक है। तो इसमें हमसे क्या पूछा है? प्रमाणिक। तो प्रमाणिक में कौन कौन आते हैं? कर्नल टॉड, श्याम सुंदर और इसमें जो अन्य नाम है वो हैं आपके मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या और एक अन्य है जो है जिनका नाम है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु जो हैं वो इसको प्रमाणिक मानते हैं। अप्रमाणिक कौन कौन मानते हैं इसको? जैसे गौरी शंकर ओझा, रामचंद्र शुक्ल, बूलर का जो बूलर हैं, मतलब इनको हम देखेंगे विदेशी विद्वानों में, ठीक है। मुरारी दीन है, ये सबसे, और जो बूलर है इन्होंने सबसे पहले उसको अप्रमाणिक माना था। अगला हम देखते हैं कि जो अर्ध प्रमाणिक है तो अर्ध प्रमाणिक मानते हैं इनको दशरथ ओझा, हजारी प्रसाद द्विवेदी
मुनि जन जो विजय है वो, और डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, इनको क्या मानते हैं? अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। 40 भरतेश्वर जो बाहुबली रास है, इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? तो भारत रास है ये, तो ये आएगा आपका जैन साहित्य का। अगला देखते हैं, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य, वहां ये प्रश्न आपसे अभी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 जून में पूछा गया प्रश्न है। किस साहित्यकार का है? तो ये है आपका आचार्य शुक्ल का। अगला प्रश्न, हेमचंद्र ने अपने व्याकरण के उदाहरण के लिए भट्टी के समान एक द्वैश्रव्य काव्य के रूप में कुमारपाल चरित की रचना की है ना? ये कथन किस साहित्यकार का है? तो हेमचंद्र के संबंध में ये जो कथन है ये है शुक्ल का, और ये द्वैश्रव काव्य जो है ये भी पूछा जाता है कि किस काव्य के लिए बोला गया है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में कितने प्रकरण हैं? ये जो दामोदर कवि का है, इसमें कितने प्रकरण? इसमें कुल आपके 5 प्रकरण है। कितने प्रकरण है इसमें? इसमें आपके 5 प्रकरण हैं। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमान्वित भारतवर्ष में गोरखनाथ के सिवा दूसरा कोई नहीं हुआ, ये बोला है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य शुक्ल ने जैन साहित्य का उल्लेख क्या दिखाने के लिए किया है? तो ये क्या हुआ था, जब आचार्य शुक्ल की आप पुस्तक पढ़ेंगे ना, तो उन्होंने कुछ चीजों को या कुछ साहित्य को अपने जो साहित्य है उससे अलग कर दिया था, जिसमें सिद्ध और जैन साहित्य आते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पूछा गया है कि जो सिद्ध जैन साहित्य के बारे में यहाँ पर दिया हुआ प्रश्न कि क्या उल्लेखित करने के लिए उन्होंने इसको शामिल किया था जैन साहित्य को? तो क्या किया था? अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा है, सिर्फ इसलिए किया था, उन्होंने साहित्य नहीं माना था। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में क्या गलत कथन है उनके, यहाँ पर बताना है। इसकी रचना यानी कि हिंदी साहित्य इतिहास की रचना 1929 में हुई। हाँ हुई। यह मूलतः नागरिक पिचाणी स्वभाव द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिया गया था। हाँ लिया गया था। इसके कवियों का परिचयात्मक विवरण मिश्र बंधु विनोद से लिया गया। हाँ लिया गया है। इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालखंड में बांटा गया, नहीं, ये गलत है आपका उत्तर। रीतिकाल के कवियों के परिचय मैंने मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं। कथन किसका है? यह आचार्य शुक्ल का है, उन्हीं की पुस्तक में से। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले पहले इतिहासकार कौन है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन है। कौन सा तथ्य सही नहीं है इनमें से कि जो राउरवेल में नायिका का नैक्षिक वर्णन है? हाँ सत्य है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है? हाँ सत्य है। वर्ण रत्नाकर में काव्य शास्त्रीय तत्वों का विवेचन है? ये अभी रुकिए। वसंत विलास से वसंत और स्त्रियों पर विलासपूर्ण प्रभाव का चित्रण। हाँ, जो वर्ण रत्नाकर उस पर काव्य शास्त्रीय तत्वों का विवेचन नहीं है, उसमें क्या है? व्याकरण संबंधी जो तथ्य है हमको, वो हमको यहाँ पर मिलता है। अगला हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 50। जैन कवि की रचनाएं आचार, इसमें से गलत कथन छांटना है। जैन कवि की रचनाएं आचार, फास, रास, फागु आदि शैलियों में मिलती हैं, ये सत्य है आपका। सिद्ध की रचनाएं 2 काव्य रूप दोहा कोश और चर्या पद में उपलब्ध है, ये भी सत्य है। नाथ सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना के पक्षधर थे। नाथ जो सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रदान और योग साधना के पक्षधर थे, नहीं, ये उत्तर गलत है आपका। और वीर गाथाओं के रूप में लिखित रासो काव्य जैन रास काव्य से भिन्न है। हाँ ये अलग है। वो जो वीर गाथा का रास था और जो जैन का रास था, वो दोनों अलग अलग रास थे। तो उत्तर आपका होगा सा, विकल्प सा आपका उत्तर यहाँ पर गलत होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित करना है हमको यहाँ पर। ये होगा आपका
अड़य कुमार या नाग कुमार, है ना। तो स्वयंभू की इसमें से रचना कौन सी है? इसमें से स्वयंभू की रचना होगी रिट्ठे रेमी, रिट्ठे रेमी चरयू, ठीक है, और परिमचर्यू, ये होगी स्वयंभू की, यानी कि उसका उत्तर होगा आ। और देवसेन की जो रचना होगी वो श्रावकाचार और दर्शन सार ये होगी। धनपाल की रचना होगी भविष्य कथा, और पुष्पदंत की रचना होगी नय कुमार चरयू द, ठीक है, ये आपका सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं हम, हिंदी साहित्य का इतिहास और उसके रचना काल के संबंध में जो असंगत क्रम है उसको छांटना है। सुंदरी तिलक सत्य, तज़किरा शुअरा हिंदी 1911 गलत, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास सत्य, और हिंदी साहित्य का जो नया इतिहास है वो सत्य। देखिए, जो ये जो आपका ये तज़किरा ई शुअरा है, ये वैसे तो ये पूछा नहीं जाता है, पर अगर लेखन परंपरा की अगर हम बात करें तो अगर ये इसमें आ गया है तो हमें इसमें ध्यान देना पड़ेगा। ये आया था आपका 1848 ईस्वी में, ठीक है, मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा ये रचित था। अगला देखते हैं, और ये आपको वैज्ञानिक इतिहास तो पता होगा कि हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास है वो किसके द्वारा लिखा गया है? वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा। और हिंदी साहित्य का जो नया इतिहास है ये भी आपका जो हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य के विद्वानों का ये आधुनिक यानी 1950 के बाद लिखा गया है। और ये वाला जो है ये आपका लिखा गया है, ये आपका जब लेखन परंपरा शुरू होती है उसके प्रथम भाग का ये जो रचना है तब की है। अगला देखते हैं, परमाल रासो का 1865 जो ईस्वी में आलाखंड नाम से प्रकाशन किसने करवाया था? चार्ल्स एलियट ने करवाया था। शुक्ल के अनुसार कौन सिद्धों से अपनी अलग परंपरा बनाने के लिए पंजाब गए और वहां बालनाथ कहलाए? वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो लाइन लिखी गई है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये लाइन वहीं से उठाई गई है। और ये बोला गया है जालंधर नाथ के लिए। और जब आप देखते हैं ना पंजाब में, आप देखते हैं जलंधर एक शहर है वो इन्हीं के नाम पे बसाया गया है। प्रश्न संख्या हम 55 देखते हैं, तो 55 में देखेंगे कि जो प्रमुख जैन कवि है उनसे संबंधित गलत जो कथन है वो हमें छांटना है। तो हेमचंद्र कृत कुमार पाल चरित सच सही है आपकी। सोम प्रभु सूरी की जो कुमार पाल प्रतिबोध है ये भी सही है। मेरे तुंग की जो प्रबंध चिंतामणि है ये भी सही है। और शारंगधर की जो प्राकृत पिंगल सूत्र है ये गलत रचना है आपकी। अगला हम देखते हैं, अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा यही समाप्त होती है। शुक्ल जी ने यह कथन किसके लिए कहा है, किस रचना के संबंध में कहा है? तो ये हम्मीर रासो के संबंध में कहा है। माना कि रासो साहित्य इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है, पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन के कोई उलटफेर नहीं किया जाता। जयानक का जो पृथ्वीराज विजय है भी तो काव्य ग्रंथ है, उसमें क्यों घटना और नाम सही है? ये शुक्ल जी का कथन है। और ये कथन किस संबंध में है? जब यहाँ प्रामाणिकता की बात की जाती है पृथ्वीराज रासो की, जब इसकी प्रामाणिकता की बात की जाती है तो उसके संबंध में ये कथन शुक्ल जी कह रहे हैं। पृथ्वीराज रासो के संस्करण के संबंध में गलत कथन बताइए। कि प्रथम संस्करण नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा संपादित हुआ, जिसकी हस्तलिखित जो प्रति है उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। इस संस्करण में 69 समय तथा 16,306 छंद वर्णित है। देखिए, ये जो प्रश्न आपको यहाँ पर दिया हुआ है ये आपको सिर्फ ये बताने के लिए दिया हुआ है कि क्या क्या पृथ्वीराज रासो के संबंध में चीजें हो सकती हैं। तो पहला ये सही है।
और दूसरा जो संस्करण आया था इसमें 7,000 छंद थे, इसका प्रकाशन नहीं हुआ था। इसकी प्रतियां अबोहर में सुरक्षित है जो 17वीं शताब्दी में लिखी गई, ये भी सत्य है। तीसरा संस्करण लघु संस्करण है, ये सही है। इसमें 19 खंड है, 3500 छंद है। इस संस्करण की हस्तलिखित जो प्रतियां वो अजमेर में सुरक्षित नहीं है, ये गलत है। ठीक है, ये हमने कहाँ पढ़ा था? र, अ, अ, अभी हमने पूर्व में पढ़ा था जब, तो हमने ये पढ़ा था तीसरा जो संस्करण है इसमें क्या है, 19 समय है, 3500 छंद है, लेकिन इसकी जो प्रतियां हैं वो अजमेर में नहीं, वो बीकानेर में सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? वो है आपकी बीकानेर में सुरक्षित है। और ये वाला भी तथ्य सही है आपका। राम नरेश त्रिपाठी ने अपनी रचना कविता कौमुदी में भारतेंदु के पहले कितने कवियों की जीवनी रचनाओं का संकलन किया है? तो ये किया है 89। नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल, ये पंक्तियों के रचयिता कौन है? कई बार आपसे पूछा गया है, इसका सही उत्तर होगा सरहप्पा। अगला देखते हैं हम, 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। क्या है? बढ़ाव है। इस अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। ये कथन किसका है? तो ये भी कथन किसका है? आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और पुरानी हिंदी कौन कहता है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। अगला देखते हैं हम, 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी चलती थी, यद्यपि उसमें एक नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया। यह कथन किस आलोचक का है? तो ये आपका है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। जही मन पवन न संचरई, रवि शशि नाही प्रवेश, ये पद के रचयिता कौन है? तो ये हैं आपके सरहप्पा। शुक्ल जी ने किस रासो ग्रंथ की भाषा को बिल्कुल बेठिकाने की भाषा कहा है? तो अगर किसी भी रासो के संबंध में सबसे ज्यादा तथ्य संकलित है तो वो है पृथ्वीराज रासो। मनहु कला ससभान कला 16 सो बनिए, ये किस रासो ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका उत्तर होगा आपका, ये है आपके पृथ्वीराज रासो से। अगला देखते हैं हम, अमीर खुसरो के गीतों और दोहों की भाषा क्या थी? तो वो थी ब्रज। ठीक है, खड़ी बोली मत लगाना। सरप्पा का समय क्या है? सरप्पा का समय है 769 ईस्वी। गंगा जमुना माझे रे बहई नाय, ये किसका कथन है? तो ये कथन है आपका डोंडिपा। नेक्स्ट देखते हैं, भक्तिवाद पर सिद्धों का प्रभाव है। इनके साहित्य की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आदिकाल की प्रमाणिक सामग्री प्राप्त हुई है, किसका कथन है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सोमप्रभ सूरी द्वारा लिखित, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, तो ये है इनकी रचना कुमारपाल प्रतिबोध, और कुमारपाल चरित है हेमचंद्र की। सुमेलित करना है, सुमतिगढ़ की रचना क्या होनी चाहिए? विजय सेन सूरी की क्या होनी चाहिए? हेमचंद्र जिन धर्म। तो जिन धर्म की जो सॉरी, पहले हम हेमचंद्र की देखें तो हेमचंद्र का क्या है? शब्दानुशासन। ठीक है, और एक मिनट, हाँ, तो अगर हम सुमतिगढ़ की देखें तो सुमतिगढ़ का होना चाहिए यहाँ पर 4, यानी कि नेमिनाथ रास। और अगर हम विजय सेन सूरी का देखें तो इनका होना चाहिए रेवंत गिरी दास, सॉरी 1 और हेमचंद्र का देखें तो शब्दानुशासन यानी कि 2, और जिन धर्म सूरी का होना चाहिए स्थूलिभद्र रस। तो इस तरह से आपका उत्तर आएगा 4 1 2 3। चलिए अगला हम देखते हैं, अगला हम देखेंगे यहाँ पर कि प्रश्न संख्या 72, कीर्तिलता और कीर्ति पताका की भाषा क्या है? कई बार पूछा गया है। अवहट,
विद्यापति किस रचना के लिए अभिनव जयदेव कहा गया है? तो जो विद्यापति की पदावली है उसके लिए। आदिकाल नामक भ्रामक है, इसमें बाबा आदम के जमाने का आभास होता है ना? तो ये कथन किसका है? तो ये है बच्चन सिंह का, शुक्ल जी का नहीं हो सकता, ये है बच्चन सिंह का। 12 बरस लो कुकर जीवे, ये किसने कहा है? ये है परमाल रासो से जगनिक द्वारा रचित। ये उत्तर इसमें यहाँ गलत है, ये रचना है जगनिक की। ठीक है, ये रचना है जगनिक की। प्रश्न संख्या 76 हम देखते हैं। 1272 मजारी जेठ, ये किस पंक्ति से ली गई है? तो ये ली गई है आपकी बीसल देव रासो से ली गई है। किससे ली गई है आपकी? ये बीसल देव रासो से ली गई है। उत्तर बा जो है वो आपका सही है। अगला देखते हैं, विद्यापति को रहस्यवादी कवि किसने कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। प्रश्न संख्या 78 देखते हैं हम, जिससे पूछा गया है ढोला मारूरा दूहा के रचयिता। तो इसमें कुशल लाभ का भी नाम आता है और कवि कल्लोल का भी नाम आता है। ठीक है, कुशल लाभ का भी और कवि कल्लोल का भी। तो ये दोनों ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये क्या उत्तर होगा इसमें। अगला देखते हैं, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार किस साहित्यकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में अपने को इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत किया है? तो ये किया है आचार्य शुक्ल ने। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में किस प्रकार की भाषा को प्रयोग किया गया है? तो अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया गया है। ऐतिहासिक चेतना से पूर्व परंपरा दृष्टि से सबसे सशक्त इतिहासकार कौन से हैं? तो वो हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं मानने वाले इतिहासकार कौन है? गुलेरी जी तो हैं, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका सही उत्तर होगा। नाथ संप्रदाय के विभिन्न सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग किस विद्वान ने दिए हैं? तो ये दिए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य, हिंदी का संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्ध और नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित स्वरूप है, किसका कथन है? तो ये है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला देखते हैं हम, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा भी संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की काव्य परंपराओं पर आधारित है, ऐसा मानने वाले जो साहित्यकार है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हिंदू समाज में नीचे से नीचे समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीचे एक और जाति को ढूंढ लेती है, ये किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का जो वृहत इतिहास है उसका शीर्षक क्या है? तो वो है हिंदी भाषा का हिंदी भाषा का विकास, ये नहीं है। उद्भव विकास नहीं है। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान नहीं है। इसका उत्तर होगा हिंदी साहित्य की पीठिका। कौन सा विवरण सही नहीं है? गारसा दत्तासी ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल अनुक्रम के अनुसार प्रस्तुत किया। हम यहाँ पहले ही पढ़ चुके हैं, उन्होंने वर्णानुसार किया था, वर्ण क्रम अनुसार किया था। शिव सिंह सरोज में 1000 कवियों का जीवन चरित है। ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया गया है। अगला देखते हैं हम कि जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का कालक्रम अनुसार वर्गीकृत किया है, ये सत्य है। इतिहास का जो इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया गया है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भारतीय साहित्य की जो भूमिका है वो, उसके लेखक कौन है भारतीय साहित्य की? तो ये है आपके, देखो, एक है हिंदी साहित्य की भूमिका, कंफ्यूज मत होइएगा। एक है आपकी हिंदी साहित्य की भूमिका, वो किसने लिखी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और एक है भारतीय साहित्य की भूमिका, वो किसने लिखी है? दूधनाथ सिंह ने। नवे में हम देखें प्रश्न संख्या 91 हम देखें तो इसके संबंध में कुछ और कहने की जरूरत नहीं, यह पूरा ग्रंथ जाली है, ये किसने कहा है? ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, अगला हम देखते हैं
कि इस ग्रंथ में श्रृंगार ही प्रधानता है, श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। शुक्ल जी ने यह मान्यता किस संदर्भ में या किस ग्रंथ के संदर्भ में यहाँ पर दी हुई है? तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये है आपका खुमाण रासो। ठीक है, खुमाण रासो के बारे में उन्होंने ये बात कही है। आगे हम देखते हैं, 9वीं शताब्दी में ये लिखा गया था, और ये जब हम रासो परंपरा की शुरुआत करते हैं तब हम इसको यहाँ पर देखते हैं। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती, है ना। यह कथन किसका है? ये मत किसका है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल का। ये किसका है? ये है रामचंद्र शुक्ल का कथन। अगला देखते हैं हम कि आदिकाल हिंदी कवि जो अमूर खुसरो हैं, कौन सा तथ्य सही नहीं है उनके संबंध में? उनकी पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने हिंदी में प्रसिद्ध हैं। खड़ी बोली काव्य भाषा का प्रयास कर रही थी, ये भी सही है। उन्हें जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य की रचना की, ये भी ठीक है। उनका साहित्य, उनका लक्ष्य जनता को धर्म उपदेश देना मात्र था, ये गलत है। ठीक है, ये क्या है? ये गलत है। उनका लक्ष्य जनता को धर्म उपदेश देना नहीं था। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि वस्तु है। यह कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा थे। यह किसका कथन है? राहुल सांकृत्यायन, मिश्र बंधु। तो इसमें हम देखेंगे, ये आएगा आपका राहुल सांकृत्यायन। अगला आप देखते हैं कि पंक्तियों को उनके रचयिताओं से सुमेलित करना है। तो इसमें पहला अगर हम देखेंगे, कड़वा बोल न बोले, बोले नारिस नारी। ठीक है, कावा तरुवर पंच विडाल, मोरा जोबना नवेला भयो गुलाल। ये तो आपका आएगा उत्तर तीसरा, खुसरो का आएगा। नरपति नाल का जो विजयपाल रासो है, उसी में से ये आएगा आपका कड़वा बोल न बोलिस नारी। ठीक है, चौथा आएगा आपका अब का तरुवर पंच विडाल। अगर हम ये देखें तो ये आपका इसमें आना चाहिए लुहिपा, यानी कि पहला। यहाँ क्या आना चाहिए? पहला। और नगर बाहिरे डोंबी, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये आपको आएगा कड़हप्पा, यानी कि दूसरा। तो उत्तर आना चाहिए आपका 2, 1, 4, 3। तो ये पहला उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? जन जीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन, कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य, निर्गुण की उपासना, या उपयुक्त किसी प्रकार का नहीं। तो ये तो हो ही नहीं सकता। आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? तो हम देखेंगे जन जीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन। निम्न में से किस सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहप्पा हैं। सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापद और दोहों में हुई। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में है। ठीक है, तो इसमें ये क्या है? ये उत्तर आपका सही होगा। 99 देखते हैं, शब्द अनुशासन के लेखक कौन है? हेमचंद्र हैं। और खालिक बारी किसकी रचना है? ये रचना है आपकी अमीर खुसरो की। ठीक है, अभी और भी प्रश्न हैं आदिकाल से संबंधित, उनको हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है 29 तारीख को, तो अपनी प्रैक्टिस को बहुत मजबूत रखिए ताकि आपका पेपर बहुत अच्छे से हो और आप इस पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हों। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में और आदिकाल के या अन्य टॉपिक के साथ आपके लिए एक एमसीक्यूज की सीरीज लेकर।